नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी लगे होंगे। आप सभी साथी देख पाए कि हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया और हर एक प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई 40-40 सवाल रखे गए हैं। और जो भी सवाल रखे गए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जैसे-जैसे आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं सीरीज बना करके लगभग 40 प्रश्नों को रख रहा हूँ, ताकि आपके जो एग्जाम्स जैसे ही बनते हैं मेरे भाई, जैसे जो सवाल स्टेप बाय स्टेप आते हैं, जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से मैं डिजाइन करवा रहा हूँ। आप देखेंगे कि यूपीएसआई और यूपीपी के लिए एकदम स्पेशल कोर्स है। और ये जो मेरे भाई है ये हिंदी स्पेशल है। यहाँ से आप 40 क्वेश्चंस अगर करते हैं तो मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो लगभग हम लोग कर लेंगे भैया आने वाले। अगर हम 40 मॉक टेस्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर मेरे भी 40 मॉक टेस्ट हम करते हैं तो 40 मॉक करने के बाद आप देख पाएंगे 40 मॉक टेस्ट करने से क्या हो जाएगा कि 40 मॉक टेस्ट में एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस में रख रहा हूं। इस तरीके से मेरे भाई यहां से देखो 1600 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और आप देख रहे हो अनेकों टाइप के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और ये 1600 क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर ले जाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भैया जो 40 नंबर की आपकी हिंदी है कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस 40 नंबर की हिंदी अगर आप कहीं भी नहीं पढ़ते हैं ना तब भी आपका 35-36 एवरेज रहेगा। 35 से लेकर 36 का एवरेज रहेगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस ये बहुत मजेदार होगी। तो मेरे साथ ही जो भी जुड़ना चाहते हैं, एक तो आप जानते हैं सुबह 9 बजे, सुबह जो 9 बजे की क्लास है वो सुबह 9 बजे की क्लास ये आपकी प्रैक्टिस की है। आप जान रहे हैं कि जो डेली क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी स्पेशल के तौर पे ये 9 बजे सुबह में क्लास चल रही है। और शाम में अगर मेरे साथी जुड़ना चाहते हैं थ्योरी की क्लास के लिए, ये शाम अर्थात रात्रि में 9 बजे मिलेगी क्लास। ये रात्रि में 9 बजे क्लास है। तो बिल्कुल सभी साथी जुड़ेंगे इस रात्रि में 9 बजे। अगर रात्रि में 9 बजे आप जुड़ने का प्रयास कर पाते हैं या जुड़ जाते हैं तो मेरे भी 9 बजे रात्रि की जो क्लास होगी वो पूरी तरीके से मैं थ्योरी पे लेके रखा हूँ। और यहाँ पे एक एक टॉपिक को बहुत शानदार ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी साथी बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस 40 मॉक टेस्ट करने के बाद अगर आपकी मांग होगी तो और भी मॉक टेस्ट हम बढ़ा लेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मॉक टेस्ट करते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई ना, आपका जो भी स्कोर होगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भैया 40 में 40 होगा। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप सभी साथी एक बार सेशन को, जो भी साथी पहली बार आए हुए हैं सेशन में, वो बिल्कुल लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और साथ साथ अन्य सभी साथी तक शेयर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के डेट का सबसे पहला मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट सॉरी भैया मॉक टेस्ट नंबर ये 4 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो आ गया। अब आप पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और पहले क्वेश्चन को पढ़ के मेरे भाई सभी आंसर को सोचो। क्या का ओस्ट है, अल्प प्राण है, घोष है, वर्ड। देखो 3 वर्ड एक ही साथ दे दिए। एक तो घोष की बात किया, एक अल्प प्राण की बात किया है ना भाई, और एक क्या कहा, ओस्ट कहा है। इसमें से पूछ रहा ओस्ट भी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है। उस वर्ड का उदाहरण कौन सा है तो बताना मेरे भाई कौन सा इसमें से उदाहरण है। एक तो ये लिखा भा, ब, प, फ। तो बताना इसमें से कौन सा उदाहरण आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा जो अल्प प्राण है। तो आप जानते हो मेरे भाई अल्प प्राण कौन थे। अच्छा, आप ऐसे कुछ वर्डों को खोज करके बता सकते हो अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। अगर मैं आपसे बोलूंगा सर अल्प प्राण किसे कहते हैं तो बोलोगे सर अल्प प्राण वे वर्ड होते हैं जिससे वायु, अगर हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो कम मात्रा में निकले। जैसे आप कभी भी अपने हाथ को लेकर के मुंह के सामने ले जाओगे, का बोलोगे तो कम वायु आएगी और हाथ से टकराएगी। और ख बोलोगे साथी तो ख से ज्यादा वायु निकलेगी, हाथ पे आके टकराएगी। तो जिस भी वर्ड का उच्चारण करते समय यदि वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं, और वायु अगर ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे हम महाप्राण बोलते हैं। तो वायु अगर का बोला तो कम वायु निकली तो अल्प प्राण, और अगर खा का उच्चारण किया तो ज्यादा वायु निकली तो उसे हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। तो यहां से अल्प प्राण क्या होगा तो बोलोगे सर प्रत्येक वर्ग का, आप साथी याद रखना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड कौन सा भाई, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड। तो देखो पहला, तीसरा और कौन सा साथी, पांचवा वर्ड। ये जो तीनों वर्ड हैं ये कैसे हैं तो बोलोगे साथी ये जो तीनों के तीनों वर्ड आएंगे वो हो जाएंगे अल्प प्राण। अगर मैं का से देखो तो भैया यहां से देखो का वर्ग की बात करता हूं तो का हो जाएगा।
ग हो जाएगा और अंग हो जाएगी। ये क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। महाप्राण की अगर बात की जाएगी तो महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड। क्या लिख पाओगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड, है ना? वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड, दूसरा व चौथा वर्ड। ठीक है, अब यहां आ जाओ। अगर मैं भैया दूसरे वर्ड की बात करता हूं तो का तो पहला वर्ड खा हो जाएगा, दूसरा वर्ड, और देखो यहाँ पे गा तीसरा, तो चौथा क्या हो जाएगा? घा। घा से घर वाला हो जाएगा। ठीक है ना साथी, ये चीज याद रखना। अब यहां से देखो ध्यान से, अगर प्रत्येक वर्ग की मैं बात करता हूं तो बोलोगे सर भा। भा देखो क्या हो जाएगा? ये एक पांचवा वर्ड है। जो बा है सर ये तीसरा वर्ड है। पा ये पहला वर्ड है। तो फा एक तो कट जाएगा सर। ये जो फा आएगा महाप्राण आएगा, इसको हम नहीं रख सकते। इसको हम क्या सकते भैया? नहीं रख सकते। अब बताओ यहां पे ध्यान से देख लो, क्या अब ये पा रख सकते हो? तो बोलो भैया ऊ पद्मिनीनाम ओष्ठो, ये ओ तो हो सकता है, लेकिन साथ ही ये कहा अल्प प्राण हो, तो अल्प प्राण तो ये है, अल्प प्राण तो है, लेकिन घोष वर्ड किसे कहते हैं ये भी बात याद रखनी चाहिए। अगर मैं मेरे भाई घोष वर्ड की बात करता हूं तो घोष या इसी को बोलते हो सघोष, और एक होता अघोष। अगर अघोष की बात करूंगा तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या लिखोगे? प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ड जो होता है भैया वो क्या होता है? बोलोगे पहला और दूसरा वर्ड होता है अघोष। और सघोष की बात करेंगे, सघोष जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? तो बोलोगे साथी वो हो जाएगा घोष। तो ये देखो पहला वर्ड है, इस वजह से ये अघोष है, सघोष नहीं बोल सकते। और सर ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये तो है ना, लेकिन सर ओष्ठ प फ ब भ ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा सर? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मेरे भाई राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत एक नाम दिखा रहा है, भारत एक देश का नाम है, और देश का नाम किसी एक विशेष का नाम बता रहा है। तो सर एक विशेष नाम विशेष व्यक्ति का नाम दिया जाता है तो वहां पे कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा जिसकी सर कोई ना कोई, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता, जिसे अनुभव कर सकते हैं बस। समूह किसी समूह की बात करेगा, जैसे हमने बताया था आपका भैया, समूह में हो जाए गिरोह हो सकता है, गुच्छा हो सकता है, सेना हो सकता है, परिवार हो सकता है। ये सब किस में आते हैं? समूह में। जाति में जैसे गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, तो वो जातियों की बोध कराते हैं ना, तो ये जाति में आएगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह मतलब भैया जब किसी एक झुंड की बात की जाए, किसी एक सेना की बात की जाए, आर्मी की टुकड़ियों की बात करते तो वहां पे समूह की बात करेंगे। राम क्या समूह? सर राम एक नाम है, और राम जब नाम भी है ये संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये कौन सी संज्ञा होगी साथी? बोलोगे सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, ये कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब तो हिमालय, हिमालय नाम है भाई, हिमालय नाम है, हिमालय नाम है, बिल्कुल बिल्कुल भैया हिमालय नाम, ये भी संज्ञा, ये भी एक व्यक्तिवाचक एक विशेष हिमालय है। अनाज भैया, अनाज तो नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अनाज, लेकिन एक पदार्थ की बात कर रहा है जिसे मापा तौला जा सकता हो, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही मानेंगे भैया? यहाँ पे एक समूह की बात करा, सेना की बात करा, सर ये सेना की अनाज, बताओ दोनों में बताना, सेना सही होगा का अनाज सही होगा? आप इसका जवाब देंगे। तो बोले सर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हिमालय सही है? बताना भैया। समूह की बात कर रहा है तो ये पर्वतों, देखो यहाँ पे अनाज, सेना ये नहीं आएगा सही। कौन सा सही हो जाएगा भैया? हिमालय वर्ड यहाँ पे सही हो। कौन सी सही है? तो बोलोगे सर हिमालय वर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा ऐसा स्त्रीलिंग नहीं है? बिल्कुल साथी, झील जितने होते हैं स्त्रीलिंग, सब्जियां स्त्रीलिंग, बुंदेली एक भाषा स्त्रीलिंग, लेकिन अनानास जो होता है स्त्रीलिंग नहीं है, एक फल है। ये अनानास जो है भैया स्त्रीलिंग वर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आने वाला क्षण, यहां देखना, इसके नीचे अंडरलाइन बनाएंगे। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। अब देखो ध्यान से, लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। इस क्षण
क्या है इसके बारे में पहचानना है। क्या कहा, आने वाला समय है ना, आने वाला क्षण जो आया समय है ना, वो लाल नजर आता है। सदैव एक वचन होगा सर, क्षण एक वचन बहुवचन दोनों के लिए, ये बहुवचन नहीं हो सकता, ये एक वचन होगा। तो क्या ये एक वचन होगा, सदैव एक वचन होगा? सर सदैव एक वचन नहीं कह सकते, ये बदल भी सकता है ना, तो ये सदैव एक वचन नहीं कह सकते। यहाँ पे भैया हमेशा क्या हो सकता है, एक वचन हो सकता है। क्या आने वाला क्षण जो होगा वो लाल नजर आता है, ये क्या है, क्षण एक वचन हो सकता है। सदैव एक वचन नहीं रख सकते, बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर याद होगा ना आपको, संबोधन काकी के। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को क्या हो जाएगा, कर्म को। ऑप्शन नंबर मेरे भाई 6 का राइट आंसर क्या आएगा, 6 का राइट आंसर कर्ता ने कर्म को हो जाएगा ना, कर्ता ने कर्म को, कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कौन सा ही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाओ 7वें नंबर पे, इसका आंसर आप बताएंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो बिल्कुल साथी, बहुत ही शानदार जवाब होना चाहिए इसका कि भैया संयुक्त जो सर्वनाम होता है उसे क्या कहते हैं, बताना ध्यान से। संयुक्त सर्वनाम को कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पृथक किया? तो बोलोगे संयुक्त सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो भैया संयुक्त होकर के, जो ऐसा शब्द जो संयुक्त होकर के सर्वनाम के रूप, देखो सर्वनाम के रूप में कार्य करता हो। ऐसा शब्द जो संयुक्त होकर के सर्वनाम के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। तो बिल्कुल लिख सकते हो इसकी परिभाषा, संयुक्त सर्वनाम। क्या लिखोगे भाई, संयुक्त सर्वनाम। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, ऐसा शब्द, देखो यहाँ लिख सकते हो, ऐसा शब्द जो संयुक्त होकर, ऐसा शब्द जो संयुक्त होकर, जो संयुक्त होकर, है ना, जो संयुक्त होकर सर्वनाम का कार्य करता है, सर्वनाम का कार्य, सर्वनाम का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं बोलोगे, उसे सर हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ अगर एग्जाम्पल्स इसके लिखने पड़े तो बिल्कुल मेरे भाई इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसके उदाहरण कुछ लिखने पड़े तो लिख सकते हो इसके उदाहरण। एक तो उदाहरण लिख लो भैया, जो क्या लिख सकते हो, बिल्कुल साथी लिखेंगे इसका एक उदाहरण लिखना। इसका एक उदाहरण लिख लेंगे भैया, जो कोई, सब कोई, ऐसा कुछ एक, ऐसा लिख सकते हो, जो कोई, है ना, जो कोई, सब कुछ लिख सकते हो, या सब कोई, है ना, कोई एक लिख सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। कोई ना कोई भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख लो भैया, कोई ना कोई। इसकी बात किसने की थी, कोई ना कोई, बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें करने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो क्या भैया भोलानाथ तिवारी? भोलानाथ तिवारी नहीं है भैया, हरदेव बहरी भी नहीं, इनकी हिंदी की किताब है, भोलानाथ तिवारी नहीं है। जॉर्ज गियर्सन भैया, इन्होंने भी नहीं किया हिंदी को, हिंदी में बताया ना आदि भक्ति काल को, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? बोलोगे सर भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ डॉक्टर दीम सित, देखो सित्स, क्या हो जाए, डॉक्टर दीम सित्स जो है वो क्या कहे हैं, संयुक्त सर्वनाम का सर्वनाम के रूप में एक पृथक उल्लेख श्रेणी के रूप में किए इन्होंने। आगे आ जाओ, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? आपको पता सर, क्रिया जब भी बनाते हैं मूल रूप में ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, मूल रूप में ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और मूल रूप किसका नाम लेती है सर? बोलोगे धातु का नाम लेती है। तो यहाँ पे मूल रूप क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया मूल रूप धातु होता है। मूल रूप क्या होता है? मूल रूप धातु होता है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द बताना ध्यान से कि सुहावना शब्द किसका परिचायक है? भैया सुहावना शब्द मौसम के बारे में बता रहा है। देखो मौसम आज कुछ सुहावना है, तो जो सुहावना वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है सर? मौसम के बारे में बता रहा है, अर्थात सुहावना क्या होगा? विशेषण वर्ड हो जाएगा। सुहावना मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर सुहावना एक विशेषण वर्ड हो जाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मौसम की विशेषता कौन बता रहा है? सुहावना वर्ड बता रहा है, इस वजह से सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से
उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। यहाँ पे देखो रेखांकित पद साथी क्या है, आगे है। यहाँ पे रेखांकित पद क्या है, आगे है। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें बताएंगे क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मय सर, विस्मय की इसमें कोई बात नहीं है, न समुच्चय की बात है। यहाँ पे क्रिया भैया, यहाँ पे देखो रमा, सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पे आगे वर्ड जो मेरे भाई ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। संबंध किससे बता रहा है, सीता और रमा के बीच की दूरी के बारे में संबंध कर रहा है स्थापित। इस वजह से कालवाचक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प आपका क्या राइट होगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है। किवाड़ एक तद्भव शब्द है। किवाड़ कैसा शब्द साथी, तद्भव, तत्सम तो हो नहीं सकता। देशज इनमें से कोई बात ही नहीं भैया। किवाड़ एक तद्भव शब्द है। किवाड़ का तत्सम शब्द क्या होता है, तो बोलोगे सर किवाड़ का तत्सम शब्द जो होता है वो कपाट होता है। किवाड़ का तत्सम शब्द क्या होता है सर, कपाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, बताना। आप देखते हो मेरे भाई, क्या यहाँ पे नाराज, बोलो बिल्कुल सर, ये देखो आगत व्यंजन हो जाएगा। सर दुबला, देखो यहाँ पे बेवकूफ, ये हो जाएगा। लाचार, क्या लाचार लगा सकते हैं सर, लाचार, ये देखो लाचार और दुबला। तो बताओ बी वाला सही होगा कि सी वाला सही होगा, आपका जवाब क्या निकल के आएगा। बोलेंगे सर लाचार वर्ड तो सुना हमने, लाइलाज बीमारी, लाचार वर्ड ये एक उर्दू का शब्द है, लेकिन दुबला जो शब्द ये उर्दू का शब्द नहीं है। इस वजह से राइट आंसर अपना अब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 13वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है, बताना। अच्छा, संधि से सही संधि विच्छेद वाला कौन सा है। सूक्ति, सूक्ति माने क्या होता है भैया, सूक्ति का अर्थ मुझे बताओ। तो बोलोगे सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन। अगर इसके अर्थ की मैं आपसे बात करता हूं तो सर इसके अर्थ की बात अगर करूंगा तो इसका अर्थ होता है सुंदर कथन। क्या बोलोगे भैया, इसका अर्थ होता है सुंदर कथन हो जाएगा। ध्यान से देखना। सूधन उक्ति, देखो साधन उक्ति भैया कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे देखो सु का मात्रा, यहाँ पे देखो सा 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 सब टूटे हैं, तो इसका मतलब ऊ यहाँ पे है, ये सा है, ये गलत हो जाएगा। ये सर सु है, यहाँ भी सा है, गलत हो जाएगा। तो या तो ये सही है, ये तो ये सही है। ध्यान से देखो, या तो ऑप्शन नंबर ए सही है, या तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी सही है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर ऊ के बाद ऊ मिलता है और तो उस किसका निर्माण होता है, बोलोगे सर बड़ा ऊ का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं भैया ऊ और ऊ के बाद ई का मेल करोगे, बोलोगे सर कभी मेल नहीं होता। तो इस वजह से ये जो मेल करवाएंगे ये भी मेल गलत मानेंगे हम। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा सर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 में आप कौन सा ही मानेंगे सर, 13 में ये मानेंगे। कौन सी संधि दिख रही है, तो सर ऊ और ऊ जुड़ने के बाद बड़ा ऊ बनता है। ऐसी स्थिति में यहां संधि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अब आपको एक बात मुझे बताओ भैया, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे सर स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, बोलोगे दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। और क्या होता है सर, गुण स्वर संधि होगा। कौन हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई कौन सी संधि है, तो बोलोगे वृद्धि संधि होगी और वृद्धि स्वर संधि है ना। मैं इनके साथ आगे एक ही बार में लिख देता हूं, अयादि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है, तो बोलोगे सर अयादि स्वर संधि हो जाता है। इसके बाद कौन सी संधि है, तो सोलो सर यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, तो यड़ स्वर संधि है। तो यहाँ आप लिख सकते हो संधि। क्या लिखोगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे संधि। तो बिल्कुल लिख सकते हो आप साथी, इन सभी वर्डों को बिल्कुल मेरे भाई एक एक वर्डों को लिख सकते हैं आप। व्यंजन संधि की कोई भेद, तो सर व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं पढ़ते। बस व्यंजन संधि में हम क्या पढ़ लेते हैं, बोलोगे सर व्यंजन संधि में हम उसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, जबकि व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं पढ़ते। अगर दीर्घ संधि की मैं बात करूंगा तो कोई भी वर्ड अपने आप का बड़ा होता है। जैसे आ में कन्वर्ट होगा, ई बड़ी ई में कन्वर्ट होगी, ऊ बड़ा ऊ में कन्वर्ट होगा, री बड़ी ई में। लेकिन हम संस्कृत में रखते हैं, री को हिंदी में नहीं रखते। अब यह गुण स्वर संधि में आ और ई मिलके ए बनता है, आ और ऊ मिलके
ओ बनता है, ये भैया क्या है, गुड़ है ना, गुड़ है। अगर मैं द्विवृद्धि की बात करूंगा साथी, याद रखना आ और ए मिलके ए का निर्माण करेगा और आ और ओ मिलके औ का निर्माण करेगा। अयादि में सर इसको जानते हो भैया, यड़ में इको यड़च, ई का य, ऊ का व, री का रा हो जाता है, अर हो जाता है। अयादि देखो, अयादि अलग है, यचो यव यावा हो जाएगा। माने ए आया तो अय और अय आया तो आय, ओ आया तो औ और औ आया तो आओ बोलते। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। अगर आप इस सेशन को देखना चाहते हैं, संधि की क्लास रात्रि 9 बजे चल रही मेरे भाई, तो उस क्लास में बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। अभी जो क्लास पीछे एक दिन जो चली है आप देखेंगे, वहां साथी हम गुण स्वर संधि कंप्लीट किए हैं। तो बिल्कुल आज की जो शाम में क्लास होगी वो वृद्धि स्वर संधि पे होगी। तो जो भी साथी संधि की तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, वो सब साथी हमारे साथ लग सकते हैं। तो बिल्कुल सर, सूक्ति का अर्थ क्या होगा बोलोगे सर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो तत्पुरुष जानते हो ना, ता देखो, अगर हम बोलें भैया यहाँ पे तत्पुरुष, तत्य पुरुष नहीं भैया, तदा पुरुष ये भी गलत है। अब यहाँ याद रखो, तत्पुरुष सही है कि तदपुरुष सही है, बोलोगे साथी। ये देखो, इसका जो जैसे लिखा वैसे ये लिखा ही है। अगर यहाँ पे हम यहाँ मात्रा लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, तो बात तो वही हो गई जो ऊपर लिखी वही नीचे। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हम मात्रा लगा, यहाँ पे हम रेखा खींच देते हैं और नीचे हलंत लगा देते हैं, तो क्या कोई परिवर्तन लिखा भैया? नहीं। क्यों? क्योंकि हलंत वाली चीज आधी होती है, तो जब हलंत हटा देते हैं तो भैया आधा लिख देते हैं, तो बात वही घुमा फिरा के। तो ये भी ऑप्शन गलत मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। द का ता में कन्वर्ट हो जाता है, ये रूल होता है किसका? ये व्यंजन संधि का रूल है। किस संधि का मेरे भाई? व्यंजन संधि का रूल है। ये व्यंजन संधि का रूल है। मैं संधि पढ़ा रहा हूं, अभी व्यंजन संधि आएगी तो आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा और बड़े आराम से अब हर एक सवाल को कर जाओगे। आ जाओ भाई। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? बहुत ही लाजवाब जवाब होगा इसका कि सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो बोलेंगे जो सामासिक पद होता है अगर उसे तोड़ते हैं हम, तो वो समास विग्रह कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। अगर संधि को तोड़ते सर, संधि विच्छेद होती है ना, संधि को तोड़ने से संधि विच्छेद होती है। यहां देखो, यह एक बढ़िया सवाल है, उन्मीलन, और एक मैं वर्ड लिखता हूं उन्मूलन। ध्यान देना, क्या लिखो सर? उन्मीलन लिखा गया है और एक मैं वर्ड लिखा हूं मेरे भाई उन्मूलन। पूछ रहा उन्मीलन का विलोम क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं उन्मूलन का विलोम क्या होगा। वो पूछा उन्मीलन का विलोम क्या होगा, मैंने आपसे पूछा मेरे भाई उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मीलन का विलोम भैया अनुमीलन नहीं भैया, सुमेलन ये भी गलत है, अपमीलन भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? निमीलन सही हो जाएगा। क्या सही होगा? निमीलन। मैं आपसे पूछता हूं सर उन्मूलन का अर्थ क्या होगा, तो मेरे भाई जवाब देना, उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? रोपड़। क्या होता है? रोपड़ हो जाएगा। उन्मूलन का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? रोपड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? बताना एक बार, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? आप सबको याद है कमल का पर्यायवाची भैया? कमल का भैया कुवलय होता है। क्या होता है? कुवलय होता है, उत्पल होता है ना, अरविंद होता है, तमस होता है, पंकज होता है, ये सब होते हैं। यहाँ पे कौन सा है सर? अंबुज है क्या? बताना। रजनीगंधा सर, रजनीगंधा नहीं है, गुलाब भी नहीं है, गुलाब अपने आप में फूल है। अब देखो, अंबुज से लगा सकते हो भाषा सर, अंबुज जहां जल में उत्पन्न हो जा। तो यहाँ पे क्या सर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही मार्क रखोगे? बोलोगे सर अंबुज ही मार्क रखेंगे। अगर मैं आपसे और कुछ उदाहरण इसके लिखने के लिए कहूं तो बोलो क्या लिखोगे? सर कुवलय लिख लेंगे। लिख लेंगे आप यहाँ पे कमल का पर्यायवाची, कमर का पर्यायवाची। एक तो आप सीधा सीधा लिख लो अंबुज। क्या लिखोगे? अंबुज लिख लो भाई। एक लिखना अंबुज, एक अंबुज। एक लिखें कुवलय, कुवलय, ठीक है। एक और लिखो उत्पल। क्या लिखोगे? उत्पल लिख लो, है ना, उत्पल लिख लो। और लिखना चाहते हो मेरे भी अरविंद लिख लो, और अरविंद लिख लो, अरविंद। और इसी को जानते हो, कमल को बहुत फेमस नाम से पुकारते हैं, पंकज। और ये कहो रखना तामरस। क्या नाम लिखोगे? तामरस।
ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे साथी? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद हो जाता है, कुवलय हो जाता है, उत्पल हो जाता है। अंबुज आपने देखा पूछ के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर सब होता है? सूर्य भी बोलते हैं उसे, पंडित भी बोलते हैं, सूर भी बोलते हैं साथी, पंडित भी बोलते हैं और अंधा भी बोलते हैं, सूरवीर भी बोलते हैं। आदि कौन सा? भानु है, सूर्य है, भास्कर है, सुर है। तो ध्यान देना यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सुर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा? तो बोले साथी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही वो भास्कर तो नहीं होगा, सुर भी नहीं होगा। कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, सूर होगा। सूर होगा। सूर का अर्थ सूर्य भी है, सूर का अर्थ सूर्य भी है, पंडित भी मेरे भाई है और सूरदास अंधे देखो अंधा भी है और क्या अंधा भी है और सूरवीर भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा नाम किसका? सूर्य का नाम है। आज आगे आते हैं। कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नार्थक है? बताना। समरूप भिन्नार्थक है। अब बताना भैया। आदि का मतलब, आदि का मतलब देखो आदि आरंभ अंत, ठीक है। अभिनय नाटक बिल्कुल सही है मेरे भाई। अनुचर नौकर ये भी सही है। अवधि और अवधि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अवधि और अवधि हो जाएगा गलत। अगर मैं आपसे पूछूं सर अवधि क्या होता है और अवधि क्या होती है? अगर मैं अवधि की बात आपसे करता हूं सर, अवधि का मतलब होता है एक समय की बात कर रहा। अवधि का मतलब होता है एक समय की बात कर रहा, काल की बात कर रहा है ना। समय की बात की जाती है वो अवधि है। समय की बात है वो अवधि है, ठीक है। और अगर मैं अवधि की बात करता हूं तो आप जानते हो सर कि अवधि एक भाषा है जो अवध प्रांत, इधर देखो अभी आप देखते हैं कि अयोध्या साइड जितनी भाषाएं बोली जाती है अयोध्या क्षेत्र में, तो ये बोलते हैं अवधि एक भाषा है ना। अवधि एक क्या मेरे भाई? भाषा। लेकिन अवधि क्या है? अवधि काल है या समय की बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जो भिन्नार्थक है ना। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। उसके लिए एक में से कौन सा उपयुक्त होगा? अविभाज्य, अविभक्त ना भैया, अखंड जिसका खंड ना हो, अखंडित वो हो जाए। तो अविभाज्य इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अविभाज्य इसका राइट आंसर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो कीवर्ड आपको बता रहा सर। कीवर्ड क्या किया? जोड़ने का काम किया है। कीवर्ड क्या काम किया साथी? तो कीवर्ड जोड़ने का काम किया है। और जोड़ने के लिए जो काम करते हैं सर वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। वो कौन से? क्या संयुक्त वाक्य कहलाएंगे? बताना भाई। संयुक्त वाक्य कहलाएंगे? बोलोगे सर संयुक्त वाक्य में नहीं लगाएंगे हम किसके साथ आएंगे? तो मिश्र वाक्य के साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानो। कौन सही शब्द है? त्योहार, देखो सर ये गलत है। त्योहार देखो, त्योहर, त्योहर हो गया, गलत है। त्योहार ये अपने आप में मेरे भाई राइट आंसर है। और ये देखो त्योहार गलत हो गया। जैसे बहुत सा वर्ड पूछता, एक तो पूछता ज्योत्सना, क्या पूछा? ज्योत्सना, ज्योत्सना आप बिल्कुल याद रखेंगे। एक पूछता उज्ज्वल, तो बिल्कुल मेरे भाई उज्ज्वल भी याद रखना। आप क्या रखोगे? उज्ज्वल, है ना, उज्ज्वल रखने का। बहुत बार सवाल पूछता था आशीर्वाद, क्या पूछेगा? आशीर्वाद हो जाता है। एक और सवाल सर अंत्याक्षरी के लिए, अंत्याक्षरी ये भी सवाल पूछा जाता है ना। ऐसे बहुत से सर, वाल्मीकि पूछ लिया जाता है, कवित्री पूछ लिया जाता है ना, कवित्री पूछ लिया जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो आपको मिलेंगे। मैं इन सबकी जो शब्दावली वाले सवाल आते हैं उन सबको मैं करवाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। आगे आएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भर दो। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने के लिए इच्छा और जोर से क्या पड़ी भैया? गुमराह पड़ी। गुमराह कोई इच्छा जोर से, इच्छा गरजती है नहीं भैया, इच्छा गरजती नहीं, इच्छा भनकती भी नहीं, इच्छा उमड़ पड़ी। यहाँ पे राइट आंसर क्या भरोगे साथी? यहाँ पे भरेंगे भैया उमड़। इच्छा क्या हो पड़ी? तो बोलोगे इच्छा हमारी उमड़ पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। मतलब प्रेम जो होता है वो अनदेखी राहों की तरह, जो राह, राह माने रास्ता, जो रास्ता हम नहीं देखे होते और नए रास्ते को हमें देखना जाना होता है, या नए रास्ते की हम तलाश में जाते हैं तो हम बड़े ललायित होते हैं, बहुत हम अपने आप में प्रसन्नचित होते हैं कि आज हम नए रास्ते को देखेंगे। तो वैसे कह रहा है कि जो
प्रेम होता है वो भी बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि भाई उससे हम अनभिज्ञ होते हैं, उससे हम अपरिचित होते हैं, तो इस वजह से वो भी बहुत क्या होता है, आकर्षक होता है। जिस प्रकार से नई राह आकर्षक होती है। वाक्य का काल पहचानना, बताओ कौन सा काल है? क्या सामान्य भूतकाल है, बीत गया भैया? बोलो कि क्या बीत गई कहानी? आकर्षक है, देखनी है, नई राह भी देखनी, तो बोलो बीता नहीं भैया, बीता नहीं है। बीता होता तो हम देख चुके होते। क्या यहाँ पे भूतकाल की बात करूंगा? बताना एक बार आप, क्या भूतकाल की बात करूंगा? साथी भूतकाल की कोई बात ही नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल, सर अभी देख रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं तो आकर्षक हो रहा हूं तब तो होगा भैया। पूर्ण वर्तमान काल नहीं हो सकता सर, सामान्य लिख सकते हैं। क्या लिखोगे भैया? सामान्य वर्तमान काल है। ये कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। आप पूर्ण की भी बात नहीं करें। ऑप्शन नंबर इसका सी का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने अपने भाई को पढ़ाया। किसने भैया? उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आपको पता साथी, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो बताओ इसमें से कौन सा वाच्य? सर उसने वर्ड देख रहे हो ना, उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो साथी यहां पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो सर क्या कर्मवाच्य? कर्म कोई नहीं है भैया। भाव तो यहां पे बिल्कुल नहीं सर, कर्तवाचक, कर्ता का काम कर रहा है, तो उसने अपने भाई को पढ़ाया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बोलोगे सर सी वाला ऑप्शन राइट होगा, और यहां पे कर्तवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? अभी अर्ध विराम आप देखियो ना, अर्ध विराम मैं कल बता सर, ये देखो अर्ध विराम होता है, ये अर्ध विराम, पूर्ण विराम ये देखो है ना, ये देखो भैया अर्ध विराम, अल्प विराम, अल्प विराम देखो ये बस है। तो बिल्कुल याद रखना मेरे भाई। क्या जब राम आया सर अल्प विराम, श्याम सो रहा था भैया अल्प विराम का प्रयोग हुआ, अर्ध विराम का नहीं, ये गलत है। शाबाश, ये क्या सर? विस्मयादि बोधक, ये भी गलत हो गया मेरे भाई। ये कौन सा साइन सर? ये तो पूर्ण विराम, इसकी बात नहीं कर रहा है, बीच में करेंगे। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, देखो आया ना, यहाँ पे देखो एक बिंदु और एक ऐसे, तो सर ये अर्ध विराम की पहचान है। यहाँ पे सर, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे। पंच की दुहाई, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पंच की दुहाई माने जैसे कुछ लोग होते हैं ना गांव के पंच लोग, उनकी दुहाई की बात कर रहा है। क्या झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार करना? भैया सही है, क्रोधित नहीं होंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? सहायता की पुकार करेंगे। दुहाई कब दी जाती? जब दुहाई हम परेशानी में रहते हैं, उस अवस्था में दुहाई दी जाती है, ताकि हमारी कोई ना कोई मदद करे। आ जाओ आगे। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? बहुत शानदार सवाल है भाई, ये यूपीएसआई का सवाल है। बताओ इसका जवाब आपका क्या होगा? ये देखो यूपीएसआई के कुछ सवाल रखे, रस का संबंध किस धातु से है? अभी हमने रस पढ़ा, रस के अस्थाई भाव पढ़े, है ना, रस के अस्थाई भाव पढ़े, लेकिन अब की बार पूछो रस का किस धातु से संबंध है, तो बोलोगे सर रस को श्री क्री प्री मृ। अब बताओ श्री क्री प्री मृ कौन सी धातु? सर क्री भी नहीं है, प्री भी नहीं है, मृ भी नहीं है, श्री धातु है। कौन सा धातु है? श्री धातु है। और श्री धातु का अर्थ क्या है? तो बोलोगे सर बहते जाना। क्या अर्थ है? बहते जाना, है ना, इसका अर्थ क्या होता है? बहते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कवित, क्या लिखा? कवित छंद के भेद कौन सा नहीं है? कवित देवघनाक्षरी, मनहरण, रूप धनाक्षरी, मत ज्ञान, बताना। मतक ज्ञान, इसमें से कौन सा सही आप मान के रखेंगे भैया? 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना भैया, देव घनाक्षरी इसी में आता है, कवित्त छंद में, है ना, मनहरण इसी में आता है, और मतज्ञंद ये भी आता है, लेकिन रूप घनाक्षरी ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो जो नहीं आता ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका मेरे भाई ये राइट आंसर हो जाएगा। बताओ इतना आपको समझ आया कि नहीं है? आप अभी 29 सवाल कर डाले, और 29 सवाल में आपका स्कोर क्या है आप जरूर बताएंगे एक बार साथी। 29 सवाल में आप कितना सवाल सही कर डाले हैं, ये इस तरीके का लेबल बनाते हैं। ये हम कुछ लेबल, कुछ ऐसे सवालों को हम करते हैं सर, अभी बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रख रहा हूं। अभी तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ही है, और इस प्रैक्टिस सेट 4 तक अगर आप 40 प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना, तो हमने बताया ना आपका 100 to 100% बोल सकता हूं कि भैया आपकी हिंदी
एक भी गलत नहीं होगी। और हिंदी एक बहुत बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम स्कोर यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं भाई। 40 में 40 तो कोई नहीं सही कर पाएगा, कोई एकाग बंदा होगा जो बहुत मेहनत किया होगा वो 40 में 40 सही कर देगा, लेकिन 39 में कोई रोक नहीं सकता, 38 कोई रोक नहीं सकता। और भाई हमारा अगर एक दो क्वेश्चन गलत ही हो जा रहा है तो कोई उससे बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप एक दो क्वेश्चन यहाँ से गलती के और सर रीजनिंग और मैथ को भी बेहतर कर लोगे तो यही 3 सब्जेक्ट तो आपके सिलेक्शन के राह दिखा देंगे। बच्चे आप पॉलिटिकल वो आप जानते ना मेरे भाई, हम जो पढ़ रहे हैं कि 16-17 नंबर रखता है, क्या पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा? राज्य व्यवस्था उसको भी बढ़िया से पढ़ोगे सर, पॉलिटी वो भी एक बेहतर स्कोर कर दे तो वो भी शानदार तरीके से आप पढ़ें, बहुत बढ़िया स्कोरिंग करेंगे आप। आ जाओ आगे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, बोलते ना पूत कपूत, अगर पूत कपूत निकल गया तो धन क्यों संचय। तो अगर पूत कपूत तो क्यों, देखो लिखा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत मतलब पूत माने पुत्र और सपूत माने एक अच्छा पुत्र है तो क्यों धन संचय, धन संचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा लड़का है तो वो खुद ही धन को संचित कर लेगा या धन कमा लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत कपूत निकल गया तब क्यों धन संचय, कि अगर धन संचय हो गया पुत्र कपूत मतलब कुपात्र है तो वो जितना धन संचय हो सब तो सब व्यर्थ कर देगा, सब खराब कर देगा, सब खा जाएगा, सब उड़ा डालेगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बिल्कुल बहुत शानदार पंक्ति है, बताना आप मेरे भाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल बताएंगे सर, अनुश्रुत्याप्रास अलंकार है। देखो अंत्यानुप्रास अलंकार है, क्या बोलेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ये श्रुत्वा भी नहीं है, वृत्तिया नहीं है, लाटा नहीं, ये सब किसके भेद हैं, तो बोलोगे सर ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ये सब किसके भेद है, अनुप्रास अलंकार के भेद है। मैं जब इसकी थ्योरी की क्लास कराऊंगा ना तो एक एक के उदाहरण, एक एक की परिभाषा इतना शानदार तरीके से क्लास में मैं याद करवाऊंगा मेरे भाई कि आपको दोबारा पढ़ने और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा भूलोगे ही नहीं आप। तो देखो अभी ये किसके उदाहरण है, तो सर ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है ना। आ जाओ आगे, पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है। तो अभी देखो सर, कल ये हम एक प्रैक्टिस सेट लिया था, उसमें आपको बताया गया था कि एक तो बात था क्या नाम, आदिकाल, एक नाम मेरे भाई क्या बोल दिया था हमने, आदिकाल बोल दिया था। एक नाम हमने क्या बोला सर, पूर्व मध्यकाल बोला था, आपको याद आ रहा होगा, पूर्व मध्यकाल एक नाम हमने बोल दिया था, और एक नाम हमने उत्तर मध्यकाल बोला था। ध्यान देना, एक नाम क्या मेरे भाई, पूर्व मध्यकाल, जो भी साथी पढ़े हुए हैं वो बिल्कुल लिख देंगे अब, पूर्व मध्यकाल, और एक क्या था, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और एक नाम और बुलाया गया था, कौन सा सर, आधुनिक काल। ध्यान देना, आधुनिक काल या गद्य काल इसी को नाम दिए थे, आधुनिक काल, आधुनिक काल, या इसी को क्या नाम दिए थे भाई, गद्य काल दिए थे। ध्यान देना, आधुनिक काल या क्या नाम देते हैं, गद्य काल, और इसको क्या नाम देते हैं सर, उत्तर मध्य काल को रीति काल देते हैं, क्या नाम देते हैं, रीति काल, ठीक है। इसको क्या नाम दोगे, रीत काल देंगे, और इसको क्या नाम देते हैं भैया, भक्ति काल देते हैं, इसको नाम भक्ति काल। और इसका तो बहुत नाम है, वीर गाथा काल भी देते हैं, है ना, सिद्ध सामंत काल भी देते हैं। तो इसका जो सन मानते हैं 1050 से लेकर के 1375, और ये किसके अनुसार प्रमाणिक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये प्रमाणिक है, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा के अनुसार नहीं है। ये जो हम मान रहे हैं वो किसके अनुसार मानते हैं मेरे भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मानते हैं। तो पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, 1375 से लेकर के 1700 मानते हैं, 1375 से लेकर भाई 1700, और रीति काल को 1700 से लेकर के कहाँ तक मानोगे, बोलोगे भैया 1900 तक मानते हैं, और 1900 से लेकर के अब तक की बोल दो या 18 तक की बोल दो, कहानी जो मिलती वो किसकी मिलती भैया, वो आधुनिक काल या गद्य काल की मिलती है। तो पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं, बोलोगे सर भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और पूर्व मध्यकाल का जो टाइम मानते हैं वो कितना मानते हैं सर, पूर्व मध्यकाल का जो टाइम है 1350 से लेकर के 1700 ईस्वी तक मानते हैं, 1350 से लेकर के 1700 ईस्वी तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, खड़ी बोली के जनक कौन है भैया, तो खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो है। तो यहाँ पे बताना इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। तो साथी अब याद रखना, जब खड़ी बोली के जनक हैं तो वही इस पहली रचना भी किए होंगे, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इन्हीं को होगा। आपको पता ना, दो सुखने, गजल, है ना, मुकरियाँ, इन्हीं की रचनाएं हैं। तो बिल्कुल साथी इनको याद रखना सकते हो आप कि मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, गजल है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आ जाओ आगे, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन सा, बिल्कुल सबसे शिक्षित और सबसे पढ़े लिखे संतों में अगर किसी को माना जाता तो कौन है, सुंदरदास हैं।
कौन बोलेंगे साथी? तो बोलोगे साथी वो सुंदर दास हैं, और सुंदर दास जो हैं ये सबसे शिक्षित माने जाते हैं, और इनके गुरु का नाम क्या होता है? इनके गुरु दादू दयाल है। इनके गुरु का नाम क्या सर? दादू दयाल है। बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। और सबसे पढ़े लिखे कौन है? सुंदर दास हैं, अपने गुरु से भी आगे निकल गए थे। हीरा मनसुआ का उल्लेख कहाँ आता है? बताना। हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है किसमें? सर कबीर ग्रंथावली में नहीं आएगा, रानी पद्मावती की कहानी में आता है। रानी पद्मावती की कहानी जानते हो ना आप? उस कहानी में आता है। रानी पद्मावती की कहानी किसकी साथी? तो बोले सर रानी पद्मावती की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसी में आता है हीरा मनसुआ का उल्लेख। हीरा मनसुआ का उल्लेख मिलता है। आगे आते हैं, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो कौन सा युग है? भारतेंदु युग है, और इसका समय काल मेरे भाई 1850 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। 1850 से लेकर के 1900 तक का माना जाता है। द्विवेदी युग का कहाँ से कहाँ माना जाता है सर? 1900 से लेकर के 1918 तक माना जाता है। 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किए। अब बताना इसका, बहुत शानदार जवाब होना चाहिए सर। प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रवर्तन किए वो कौन है? तो कौन है भैया? अज्ञे हैं। अज्ञे की पूरा नाम क्या होता है? तो हीरा, क्या नाम है अज्ञे का? बताना। क्या भैया? वासैन अज्ञे बोलेंगे आप। अज्ञे का पूरा नाम क्या होता है ना? आगे आएंगे भैया। नेक्स्ट का, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? बोलो सर, मन्नू भंडारी की रचना कौन सी नहीं है? अगर हम बोले मन्नू भंडारी की यहाँ पे रचना की बात करते हैं तो पिजड़े की उड़ान। किसकी? पिजड़े की उड़ान की बात करेंगे सर, ये यशपाल की रचना। पिजड़े की उड़ान किसकी रचना? यशपाल की। देखो ध्यान से, ये यशपाल की रचना है, तो अगर ये यशपाल की तो यही उत्तर सही होगा। बकिया यही सच है, अकेली नई नौकरी, ये किसकी रचना है? तो बोलोगे सर ये मन्नू भंडारी की रचना है। जबकि पिंजरे की उड़ान यशपाल की रचना है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये एक पैराग्राफ दिया आप में, आपने तीनों प्रैक्टिस सेट देखा, हर एक प्रैक्टिस सेट में हमने पैराग्राफ ले आया, और प्रत्येक पैराग्राफ से 3-3 सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और वैसे ही मैं 3 ही सवाल लेके आता हूं, ताकि आप मेरे भाई अपने इस पैराग्राफ के द्वारा अपने आप में समझ विकसित कर पाए, और अपने जितने भी सवाल करें सब बेहतर हो। अभी यहां से हम थोड़ा सा पैरा पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ के तब आंसर देते हैं। लिखा गया है, क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों को सही जवाब चुनिए स्थित है? कि शताब्दियों में मस्तिष्क, आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लेंगे भैया, आपको पूरा सही तरीके से दिख रहा ना? एक बार देखेंगे, हाँ बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि शताब्दियों में मस्तिष्क मस्तिष्क जो ठद पसंद देखो पद्धत की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई है, विभिन्न मशीनों से की जाती रही है। यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है। सबसे आधुनिक मशीन कौन सी है? कंप्यूटर है, जिससे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की तुलना किससे की जा रही? मस्तिष्क की जा रही है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत ही तेज होती है, यह भी एक बहुत पॉइंट हो सकता है कि कंप्यूटर की क्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन उसके कार्य सीमित हैं, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। माने मनुष्य जिस प्रकार से चाहेगा उसी प्रकार से कंप्यूटर काम करेगा, अपने मन का नहीं कर सकता। इस तरह कोई भी मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भैया कंप्यूटर मनुष्य ही चलाता है, और मनुष्य अपने मस्तिष्क के अनुसार कंप्यूटर को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चला देगा। इसी वजह से मस्तिष्क की बराबरी कंप्यूटर नहीं कर सकता, है ना। तो लिखा है मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, देखो जिसे बोलते हैं, देखो क्षमतम, है ना भाई, इसमें होती हैं जो किससे, जो देखो भैया, जो जटिल रूप से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण इनको सूचना प्राप्त करने, मस्तिष्क में उतना संग्रह करने, स्मरण करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने, और साथ ही साथ नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है। कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम अगर ये है, तो हम सोचने, समझने, बोलने और याद रखने, है ना भैया, चीज़ों को संग्रहण करने, सूचनाओं को आगे भेजने के लिए इन सभी नए नए जो विचार हमारे अंदर आते हैं, ये सब क्षमताएं बनी होती हैं। आगे कहा है कि वैज्ञानिक बुद्धिमान
कंप्यूटर बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देखो वैज्ञानिक जो है वो कंप्यूटर बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह अलग ही कहानी है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास की ओर देखें तो पता चलता है कि मन भैया और इसकी मानसिक प्रक्रियाएं सदैव से ही दार्शनिकों के बीच रोचक चर्चा किंतु मतभेद का विषय रही है। कुछ ही समय पहले तक हम मस्तिष्क की प्रकृति के बारे में या शरीर से इसके संबंध में बहुत कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि मन जिसे आध्यात्मिक माना जाता था और मस्तिष्क जिसे सांसारिक समझा जाता था, दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था। ऐसा मानते कि जो मस्तिष्क था, जो मन था वो आध्यात्मिक था और जो मस्तिष्क था वो सांसारिक समझा जाता था और इसके बीच में मतभेद था। पहला सवाल है, मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती है? अब बताओ, ध्यान से देखो, मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या? सर मशीन की क्षमताएं? नहीं भैया, मशीन क्षमताएं नहीं। तंत्रिका, कोशिका, बुद्धिमान कंप्यूटर प्रणाली या मन की भावनाएं? तो सर ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बताओ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथी का ये आंसर बिल्कुल बी आया? बताओ भी, सबका बी आया ना? कैसे आया बिल्कुल आप खोज के बता सकते हो कैसे आया। आप देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे लिखा कि भैया जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं का जटिल रूप से जुड़ी होती है। ये देखो यहाँ से आंसर निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था? तो यहाँ देखो आज भी है कि लिखा ना कि भैया यहाँ से लाइन पढ़ो, यहाँ तक कि मन जिसे आध्यात्मिक माना जाता है और मस्तिष्क सांसारिक समझा जाता है, दोनों के बीच में के बारे में क्या था? मतभेद। किसके बीच में? मस्तिष्क और मन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा? सर मन और मनुष्य? मन और मनुष्य नहीं। वैज्ञानिक और कंप्यूटर? मन और मस्तिष्क। कौन सा सही होगा सर? मन और मस्तिष्क के बीच में मतभेद था। मन और मस्तिष्क के बीच में क्या था साथी? मतभेद था। आपने कहां से पढ़ के देखा? देखो यहां लिखा है कि यहां तक कि मन जिसे आध्यात्मिक माना जाता था और मस्तिष्क जिसे सांसारिक समझा जाता था, दोनों के बीच संबंध के बारे में कोई भी मतभेद था। इसके बीच में भी मतभेद था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? किन दोनों के बीच? मन और मस्तिष्क के बीच मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है? बताओ भैया। अब भैया मशीन में, कंप्यूटर में, मन में, मस्तिष्क में? जवाब क्या सही होगा? बोलोगे सर ये मशीन में नहीं होगा, कंप्यूटर में भी नहीं, मन में नहीं, सबसे जटिल तंत्र की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पे सही होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, मस्तिष्क में सही होगा। अब एक बार सभी साथी, आप जो भी भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी साथी अपने स्कोर को, इस 40 में से अपने स्कोर को जरूर बताएंगे और अपने अन्य सभी साथी के पास, अन्य जो भी साथी मेरे भाई, उन सभी साथी के पास एक बार क्लास को बिल्कुल शेयर करेंगे, सब बिल्कुल शेयर करेंगे साथी। ठीक है मेरे भाई, ये बिल्कुल आपके पास भेज दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा। उस टेलीग्राम लिंक से आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे। जितनी पीपीटी मैं करवा रहा हूँ, जितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होगा? एक बार जब हम दोबारा मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आप 40 क्वेश्चन में कितने आपके फिर से सही हो पाते हैं, उस चीज़ को आप एनालिसिस करिए। और पेपर में कहाँ से कौन सा प्रश्न आए, इस चीज़ को एनालिसिस करिए। जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे उतना जल्दी, उतना बेहतर आपका स्कोर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अब ये चीज़ याद रखना, अगर आप कहीं से नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलें। आप जुड़ेंगे मेरे साथ तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई कि आने वाला एग्जाम वो एक अब बेहतरीन ढंग से, अब बेहतरीन रूप में कर पाएंगे। हमने कहा ना कि अगर 40 प्रश्न आता तो आपके 38 और 39 से बिल्कुल से और सही करा सकता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन अभी मैं विश्वास दिला सकता हूँ, अभी दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल अपना चैनल जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, और आप साथी जानते हो कि आप लोग विश्वास भी नहीं करते हो। लेकिन मेरे जो भी साथी विश्वास करके एक बार मेरे साथ लग रहा है, वो देखना एक दिन उसे मैं बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई जो साथी जुड़े, बिल्कुल सभी साथी, अन्य सभी भाई तक, अन्य सभी साथी तक बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे और सभी साथियों से चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों को।